अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। हम स्टडी कर रहे हैं MGT 201 फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कोर्स, जिसका है मॉड्यूल नंबर 5 फाइनेंशियल एनालिसिस टूल्स एंड टॉपिक नंबर है 74 इंट्रोडक्शन फाइनेंशियल स्टेटमेंट पार्ट 2, जिसमें हमने स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम पढ़ना है और प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पढ़ा था, जिसे हम बैलेंस शीट भी कहते हैं। सो टुडेज़ लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं देन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलेगा, ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विज़ेज़ और पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज़ लेक्चर दैट इज़ अबाउट स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। फर्स्टली हमें पता होना चाहिए होती क्या है। इज़ कॉमनली नोन एज इनकम स्टेटमेंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जब मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू दिया था इन स्टेटमेंट्स के बारे में, तो मैंने आपको ये भी बताया था इसे इनकम स्टेटमेंट या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी कहते हैं। ये हमें किस बारे में बताती है? दिस स्टेटमेंट इज एक्चुअली अबाउट द रेवेन्यू जनरेटेड एंड फाइनली द प्रॉफिट अर्न बाय बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, यानी कंपनी ने कितना रेवेन्यू, कितना पैसा कमाया या प्रॉफिट अर्न किया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें उसी के बारे में बताती है। अब देयर द सेवरल कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम आर, सेवरल कंपोनेंट्स हैं जिन्हें वन बाय वन हम लोग देखेंगे। फर्स्ट है हमारे पास रेवेन्यू। रेवेन्यू मैंने अभी बात की कि वो जो कैश या प्रोडक्ट्स या जो सेल करने के बाद जो रेवेन्यू आता है, जो पैसा या इनकम अर्न की जाती है, उसे हम कहते हैं रेवेन्यू। रेवेन्यू इज़ द टोटल अमाउंट दैट वी जनरेट बाय सेलिंग और प्रोडक्ट और सर्विस, यानी अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को सेल करके जनरेट करते हैं, यानी चीज़ें बेच कर, बना कर, बेचने के बाद, प्रोडक्ट्स को बेचने के बाद जो पैसा आता है उसे हम रेवेन्यू कहते हैं। द स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव income is also known as income of sales or fees, charges, or similarly we record it with other names. इसे दूसरे नेम से भी रिकॉर्ड करते हैं और ये इनकम सेल्स वगैरह इसमें आ जाते हैं। कितना पैसा आया, कहाँ लगा, कहाँ बेचा, कैसे किया, ये सारी चीज़ें इसी के अंदर आ जाती हैं। दिस इज़ द टोटल अमाउंट विच इज़ शोन एज द अवेलेबल अमाउंट आउट ऑफ विच द कंपनी हैज़ टू मीट इट्स एक्सपेंसेस एंड ऑल्सो हैज़ टू अर्न सम प्रॉफिट। ये वो अमाउंट है, रेवेन्यू है, जिसमें अवेलेबल अमाउंट है, जिसमें से कंपनी क्या करेगी, अपने एक्सपेंसेस भी पूरे करेगी और उसमें से प्रॉफिट भी अर्न करेगी, यानी जो कमाती है वो। नेक्स्ट है हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स, एज इट्स नेम सजेस्टिंग इट इज सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस स्टेटमेंट। कॉस्ट ऑफ सेल्स इज द कॉस्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज विच आर एक्चुअली सोल्ड। वो स्टेटमेंट्स वो गुड्स या सर्विसेज हैं जिनको आप सोल्ड करते हो। If we have a manufacturing organization where products are made and then sold, or trading organization whose product has purchased and then sold, जहाँ पर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज कौन सी होती हैं? जहाँ पर प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, यानी वहाँ पर प्रोडक्ट बनते हैं फिर आप बेचते हो। या ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ से प्रोडक्ट लेकर, यानी बने बनाए प्रोडक्ट, रेडीमेड प्रोडक्ट्स उठाते हो और वहाँ से बेच देते हो। सो कॉस्ट ऑफ सेल्स एक्चुअली इज़ द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी जो चीज़ें बेची जाती हैं उनकी सेल, यानी उसके पैसे हैं द कॉस्ट ऑफ दोज गुड्स विच हैव बीन सोल्ड। And if the business is a service business, then it is the cost of services which are sold by the organization. अब ये अगर सर्विस बिजनेस है तो आप कह सकते हो जो सर्विसेज बेची जाती हैं या सोल्ड की जाती हैं या प्रोवाइड की जाती हैं, उसके जो पैसे मिलते हैं, यानी सेल करने के बाद, वो क्या कहलाती है? उसकी सोल्ड प्राइस कहलाती है। नेक्स्ट है हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट, द डिफरेंस यानी माइनस करो ऑफ रेवेन्यू एंड कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू और कॉस्ट ऑफ सेल्स को इज़ द ग्रॉस प्रॉफिट, यानी कॉस्ट ऑफ जो रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स, यानी माइनस करो तो आपके पास आता है ग्रॉस प्रॉफिट। अगर फॉर्मूला भी बनाना पड़े, यहाँ कहीं सॉल्व करना पड़े, तो आपको पता होना चाहिए क्या आएगा? रेवेन्यू यानी जितनी अर्निंग की, माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सेल्स, यानी जितनी सेल हुई उसकी कॉस्ट, इज द ग्रॉस प्रॉफिट। Gross profit is the amount of profit which is available to meet all the operating expenses and the financial cost of the business. Financial cost यानी जो जो खर्चे हो रहे हैं वो उठाने हैं। Operating expense, operating का बताया था, जो जो चीज़ें यानी ऑपरेशंस जो हो रहे हैं उसमें काम आएगा।
नेक्स्ट है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। फर्स्टली वी डिडक्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंस फ्रॉम द ग्रॉस प्रॉफिट। पहले क्या करते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस को माइनस करते हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेस दैट हैव टू इनकर टू रन एनी बिजनेस। किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए इनकर किए जाते हैं, खर्च किए जाते हैं। ठीक है, तो बिज़नेस को चलाने के लिए जो खर्चे उठाए जाते हैं यानी एक्सपेंसेस किए जाते हैं उसे ऑपरेटिंग एक्सपेंस कहते हैं। यानी बिज़नेस रन हो रहा है, ऑपरेटिंग की बात हुई है, ऑब्वियसली ऑपरेशंस पे यूज़ हो रहे हैं। जैसे मार्केटिंग एक्सपेंस, मार्केट में ले जाने के लिए मार्केट के जो एक्सपेंस है, जनरल एक्सपेंसेस एंड फाइनेंशियल कॉस्ट। नाउ लेट्स सी नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट इफ़ वी माइनस दिस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस फ्रॉम द ग्रॉस प्रॉफिट। यानी अगर फॉर्मूला बने तो ग्रॉस प्रॉफिट में से अगर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस करें, देन आफ्टर दिस डिडक्शन द प्रॉफिट लेफ्ट दैट वी कॉल नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। यानी जो ग्रॉस प्रॉफिट है, ऊपर मैंने उसकी डेफिनेशन बताई, उसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, जितने एक्सपेंसेस है वो निकाल दो। निकालने के बाद जो प्रॉफिट बचता है उसे हम नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहते हैं। Next, extraordinary and other income. These are the items which are not regular items of income or expense. These are also treated in the statement of comprehensive इनकम। यानी ये कोई सेपरेट स्टेटमेंट नहीं है, जस्ट इसमें क्या होता है कि आप क्या करते हो, इसमें इस यूज़ करते हो स्टेटमेंट, कॉम्प्रिहेंसिव स्टेटमेंट इनकम में, कि जैसे आपके पास कोई एक्स्ट्रा खर्चा आ जाता है, एक्सपेंडिचर आ जाता है, तो आप ये क्या है इस टाइप के लिए भी अपना जो है इनकम रखते हो या जनरेट करते हो। There are several terms which students need to understand because these are very frequently applied in financial statement, also in financial analysis। जब हम financial analysis करते हैं तो different terms हैं जिसके बारे में जानना ज़रूरी है। उससे पहले हमें एक important term है जो कि income tax है। आप लोगों को पता भी होगा इनकम पर जो टैक्स लगता है, ठीक है, यानी जो प्रॉफिट कोई कंपनी या कोई पर्सन अर्न करता है उस पर क्या है गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ प्रॉफिट यानी कुछ रेट्स पर इनकम पैसे देने पड़ते हैं, उसे हम इनकम टैक्स भी कहते हैं। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए डिफरेंट रेट्स होते हैं। इनकम टैक्स इज़ वन आइटम दैट इज़ टेकन एट द एंड ऑफ दिस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इनकम स्टेटमेंट एंड पर पे किया जाता है। दिस इज़ एक्चुअली द अमाउंट दैट इज़ पेबल टू द गवर्नमेंट ऑन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ओन बाय द कंपनी। यानी कंपनी के पास जितने पैसे हैं उसी के अकॉर्डिंग वो गवर्नमेंट को पे करता है। एंड देयर आर डिफरेंट टैक्स रेट्स फॉर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस। वही बात मैंने बताई कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस या डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके लिए जो टैक्स रेट्स हैं वो भी डिफरेंट होंगे। Whatever is the final amount of profit which is available, income tax is charges on that, and we get an amount of profit which is after paying income tax। भाई आपका प्रॉफिट कंपनी जितना लेती है, अर्न करती है, चाहे वो अमाउंट जितनी भी हो, लेकिन आपका जो प्रॉफिट कैलकुलेट होगा वो आप इनकम टैक्स पे करने के बाद जो प्रॉफिट बचता है वो आपका प्रॉफिट होता है। ठीक है, यानी आपने पे करने के बाद ये होगा। नेक्स्ट विद रेफरेंस टू दिस, जो इनकम टैक्स की बात की मैंने, तो इसके बारे में अगर इसके रेफरेंस देखें तो वी हैव द फॉलोइंग टर्म्स विच आर अवेलेबल ऑफ फॉर एनालिसिस के लिए कुछ टर्म्स हैं जो यहाँ अवेलेबल हैं। अर्निंग्स बिफोर टैक्स, ईबीटी जिसे कहते हैं ईबीटी, दिस इज दैट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम विच वी हैव नॉट येट डिडक्टेड इनकम टैक्स। यानी बिफोर टैक्स है वो अमाउंट है प्रॉफिट की जिसमें से अभी टैक्स को डिडक्ट नहीं किया गया, इनकम टैक्स को डिडक्ट नहीं किया, नहीं निकाला गया, यानी आपके पास प्योर जो अमाउंट जो प्रॉफिट आपने अर्न किया है वही का वही है। Earnings or profit after tax, EAT, the amount of profit after tax is the amount from which income tax has been deducted. This amount of profit after tax and earnings after tax is actually the amount which is available to the shareholders, prefer common shareholder, and dividends are paid out of the profit after tax. The profit after tax ultimately has added in retained earnings from where many profit distributions are occurred. Okay जी, एज इसका नेम बता रहा है अर्निंग्स और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, यानी आप इसमें क्या करोगे, जो प्रॉफिट अर्न करोगे उसमें से पहले क्या है टैक्स, वो अमाउंट है जो टैक्स की अमाउंट पे करने के बाद आती है। ठीक है, तो ये क्या होगी, वो अमाउंट है जो शेयर होल्डर्स या कॉमन या प्रेफर शेयर होल्डर्स को अवेलेबल होती है, क्या है टैक्स देने के बाद जो अमाउंट बचती है फिर उसमें से फर्दर जो है डिविडेंड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और इसमें क्या होता है, ये जो प्रॉफिट की अमाउंट बाकी बचती है ना, जो पहले से रिटेन्ड अर्निंग है ना, तो उसके अंदर ऐड कर दी जाती है, यानी ताकि फर्दर जो प्रॉफिट है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके।
नेक्स्ट है अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ईबिट एंड बिफोर इंटरेस्ट यानी इंटरेस्ट पे नहीं किया, द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम विच इनकम टैक्स एंड इंटरेस्ट हैज़ येट टू बी माइनस, यानी ना इनकम टैक्स निकला है और ना ही इंटरेस्ट को माइनस किया है, जस्ट आपका जो प्रॉफिट आया वही है. दिस फिगर एक्चुअली टेल्स अस अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ कंपनी इन टर्म्स ऑफ इट्स ऑपरेशन, यानी किस तरह से ऑपरेशन जा रहे हैं कि पता चलेगा. देखो आपका जो प्रॉफिट निकलेगा प्योर प्रॉफिट जिसमें से कुछ भी नहीं निकाला तो आप देख सकते हो कि आपकी जो कंपनी है वो कितनी अर्निंग कर रही है. ठीक है, तो कंपेयर भी कर सकते हो प्रीवियस ईयर्स के साथ एक कि कितनी ज़्यादा हुई और कितनी कम हो. बिकॉज इंटरेस्ट इज़ दैट कॉस्ट विच रिलेटेड टू फाइनेंसेस, मीनिंग दैट इफ़ द कंपनी हैज़ लोन देन देयर विल बी इंटरेस्ट एंड इफ़ देयर इज़ नो लोन देन देयर विल बी नो इंटरेस्ट. So in various analysis which we will discuss later on is important to know the value of EBIT or EBIT. EBIT ये वही का वही राइट कर लिया. ठीक है, तो इसकी वैल्यू जाना ज़रूरी है. अच्छा जी, ये अमाउंट आपने मींस आपने अभी तक कोई इनकम टैक्स पे नहीं किया, इंटरेस्ट भी नहीं पे किया. ये क्या है, कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस बताती है कि किस तरह से ऑपरेशंस बिजनेस के काम कर रहे हैं. यानी ये फाइनेंस से रिलेटेड है कि कंपनी, क्योंकि कंपनी ने लोन लिया या दिया तो उस पर इंटरेस्ट मिलेगा, और न दिया है तो मिलेगा, नहीं दिया तो नहीं मिलेगा. तो इस वजह से उसने कहा कि बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ईबीटी, यानी ये टैक्स से पहले और इंटरेस्ट से पहले, इससे क्या है परफॉर्मेंस देख सकते हो आप, पता चलता है कि टोटल कितना अर्न कर रही है. नेक्स्ट है अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डेप्रिसिएशन, EBIT. There is another expense which is called a non-cash expense, that is depreciation. Non-cash कहा गया है. It is actually the adjustment of cost which has been done in expenses in the statement of comprehensive income. यानी इनकम स्टेटमेंट में expenses जो होते हैं, एक्स्ट्रा expenses वगैरह हैं, उनको एडजस्ट किया जाता है उनकी कॉस्ट को, and there is no cash outflow with that. यानी जो है उसी के साथ ही आपने एडजस्टमेंट करनी है, कैश आउटफ्लो नहीं हो सकता, यानी पैसा बाहर नहीं जाएगा. सो अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डेप्रिसिएशन इज ऑल्सो यूज इन सेवरल पार्ट्स ऑफ एनालिसिस ऑफ दिस स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम. तो इसके डिफरेंट पार्ट्स में यूज़ होता है, इसीलिए हमें इन टर्म्स के बारे में इन डिटेल पता होना चाहिए क्या है, बिकॉज आगे इनको डिटेल में नहीं बताया जाएगा, फिर आप लोग बैठे होंगे कि ये क्या चीज़ है. सो मैं रेफरेंस दे दूँगी लेकिन अगेन नहीं बताऊँगी. सो यहीं पर ही अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लीजिएगा. मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा. टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.